नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होमगार्ड डीजी हाईकोर्ट में पेश, 30 दिन में लागू होगी समान काम समान वेतन योजना। झारखंड में होमगार्ड के जवानों के लिए 30 दिन में समान काम समान वेतन लागू होगा। इस मामले में अजय प्रसाद की अवमानना याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोर्ट के आदेश का पालन 30 दिन में कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें आदेश का पालन करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश के 6 माह बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार को और कितना समय लगेगा, यह कोर्ट समझ नहीं पा रहा है। अगर आदेश का अनुपालन हुआ है तो वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्यों न इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि होमगार्ड सिविल पोस्ट है, वे भी पुलिसकर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं। जेबीवीएनएल ने 400 मेगावाट बिजली अदानी पावर से मांगा, पीपीए के लिए भेजा प्रस्ताव। अदानी पावर से पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए 3 वर्षों के बाद अब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है। जेबीवीएनएल प्रबंधन द्वारा अदानी को पत्र लिखकर कहा गया है कि गोड्डा में लगाए गए 1600 मेगावाट के पावर प्लांट के एवज में कंपनी को 25% यानी 400 मेगावाट बिजली झारखंड को देनी है। जेबीवीएनएल अब इस बिजली को लेना चाहता है। किस दर और किन शर्तों पर बिजली दी जाएगी, इस बाबत अदानी पावर से एक प्रस्ताव की मांग जेबीवीएनएल द्वारा की गई है। बता दें कि फिलहाल अदानी इस पत्र पर विचार कर रहा है। बताया गया कि वर्ष 2020 से 7 बार अदानी द्वारा जेबीवीएनएल को पत्र लिखकर कहा गया कि कंपनी 400 मेगावाट बिजली अपने छत्तीसगढ़ प्लांट से देने के लिए तैयार है। इसके बाद जेबीवीएनएल द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। बता दें कि अदानी द्वारा वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 के बीच 7 बार रिमाइंडर भेजा गया, जिसका जवाब अब फरवरी 2024 में जेबीवीएनएल ने दिया है। महिला धावक व कोच को करना पड़ा परेशानी का सामना। मैराथन में भाग लेने मोरहाबादी पहुंचे 3500 धावकों ने खुले आसमान में बिताई रात, खाने की भी व्यवस्था नहीं। ऑल इंडिया मैराथन 2024 का आयोजन मोरहाबादी में आज यानी 11 फरवरी को होगा। प्रतियोगिता में 33 लाख रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 7500 से ज्यादा धावक हिस्सा लेंगे। लगभग 1400 महिला धावक भी होगी। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के धावक भी होंगे। मैराथन में भाग लेने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शनिवार को शाम रांची पहुंच गई। देर रात 11 बजे तक मोरहाबादी में 3500 धावकों का जमवाड़ा लग चुका था। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मोरहाबादी मैदान में ठंड हवा के बीच खुले में चादर, फ्लेक्स बोर्ड बिछा ओढ़ कर सोए, भोजन खरीद कर खाया। टॉयलेट की व्यवस्था न होने से महिला धावकों को खासा परेशानी हुई। थर्ड एसी बर्थ का लिया टिकट, जब चार्ट बना तो इकोनॉमी क्लास में बदल गई सीट। रेलवे के नियम से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जो रेल यात्री पहले से थर्ड एसी में कंफर्म टिकट लेते हैं, उनको चार्ट बनने से पहले बर्थ व बोगी की जानकारी होती है। लेकिन अभी यह हो रहा है कि चार्ट बनने के बाद उनका बर्थ और बोगी दोनों ही बदल दी जा रही हैं। थर्ड एसी का टिकट इकोनॉमी थर्ड एसी में कर दिया जा रहा है। बता दें कि रेलवे के इस निर्णय के विरोध में यात्री रेल मंत्रालय में शिकायत कर रही हैं कि बिना उनसे पूछे बोगी और बर्थ बदलकर क्यों थर्ड एसी इकोनॉमी में कर दिया जा रहा है, जबकि थर्ड एसी और इकोनॉमी थर्ड एसी के किराए में 150 से 200 का अंतर है। रेलवे का दावा है कि वैसे यात्री जिनका थर्ड एसी से थर्ड एसी इकोनॉमी में टिकट कन्फर्म किया जाता है, उनको किराए में अंतर का पैसा रिफंड किया जाता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएंगे जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाकर राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया है। लेकिन झामुमो गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने शनिवार को गढ़वा में आयोजित आपदा आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गढ़वा, पलामू व लातेहार के आपदा आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया। यह पूरे राज्य की जनता देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में सड़क, सिंचाई, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता त्राहिमाम कर रही थी। जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो जल, जंगल और जमीन को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने रोजी रोटी और कपड़ा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। लेकिन बाद में भाजपा को यह बात हजम नहीं हुई और सरकार गिराने के लिए तिकड़मबाजी शुरू कर दी। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंजू ने किया सरेंडर। 20 साल से संगठन में था एक्टिव।
झारखंड के लातेहार में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर ललदीप गंजू उर्फ कल्टू उर्फ कार्तिक गंजू उर्फ मोजिंदर ने शनिवार को एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ललदीप गंजू के खिलाफ झारखंड के लातेहार जिले के गारू बालूमाथ के अलावा बिहार और औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से ये 2 दशक से जुड़ा था। कई बार घटनाओं में ये शामिल रहा था। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को दी। बता दें कि लातेहार के एसपी ने जानकारी दी कि 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंजू 2004 में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़ा था। लाभ से वंचित मरीज, सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना की जानकारी नहीं, 10% रोगी ही ले रहे हैं लाभ। गरीब मरीजों के कल्याण के लिए राज्य में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना शुरू की गई, लेकिन इस योजना के लाभ से लोग वंचित रह जा रही हैं। प्रमुख अस्पतालों के चिकित्सकों के अनुसार जिले में प्रति 100 गरीब मरीजों में मुश्किल से 10 लोग आवेदन कर पाते हैं। इनमें 2 को ही योजना का लाभ मिल पाता है, बाकी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। बता दें कि योजना की जानकारी तो अमूमन लोगों को है कि सरकार इलाज के लिए पैसे देती है, मगर इसे लेने की प्रक्रिया क्या है इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। बता दें कि इसी का नतीजा है कि पिछले साल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभ लेने के लिए मात्र 289 आवेदन प्राप्त हुए। योजना का लाभ भी उन सभी आवेदकों को नहीं मिल सका। इसमें करीब 40% यानी 112 आवेदन रिजेक्ट हो गए। सिर्फ 177 लोगों को ही लाभ दिया जा सका। बता दें कि इन 177 लाभार्थियों में 158 कैंसर से पीड़ित थे, वहीं 3 रोगी लीवर और 16 किडनी रोग से ग्रस्त थे। परीक्षा एजेंसी से ही लीक हुआ पेपर, चेन्नई से पकड़े गए दोनों युवक सतवंत इन्फो के कर्मचारी, अब जेएसएससी अध्यक्ष से पूछताछ की तैयारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में चेन्नई से हिरासत में लिए गए दोनों युवक परीक्षा एजेंसी सतवंत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। तन्मय और शमशाद आलम से एसआईटी पूछताछ कर रही है। हालांकि देर शाम तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला था। इस मामले में टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है। इधर एसआईटी जेएसएससी के अध्यक्ष से भी पूछताछ की तैयारी में है। बता दें कि उनसे 1-2 दिन में पूछताछ हो सकती है। इससे पहले 8 फरवरी को एसआईटी ने जेएसएससी के कई अधिकारियों से पूछताछ की थी। इसके बाद इन अधिकारियों ने पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। धीरज साहू से आज भी ईडी करेगी पूछताछ, कल कहा बीएमडब्ल्यू कैसे हेमंत के आवास पहुंची नहीं पता, विवादित जमीन पर भानु को लेकर गई थी टीम। जमीन घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी आज भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने शनिवार को एक साथ 5 लोगों से पूछताछ की, जिसमें हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार मामले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ की, तो वहीं व्हाट्सएप चैट मामले में विनोद सिंह से जवाब तलब किया। ईडी के अधिकारियों ने साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ की। इसके अतिरिक्त अभिषेक प्रसाद पिंटू और राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से भी पूछताछ की गई। भानु को ईडी के अधिकारी विवादित जमीन पर ले जाकर ऑन द स्पॉट पूछताछ की। बता दें कि सांसद धीरज साहू से लगभग 10 घंटे पूछताछ चली। वह सुबह 10:55 पर ईडी ऑफिस पहुंचे। उन्हें रात 9:40 पर छोड़ा गया। इस दौरान जांच एजेंसी ने पूछा कि दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर 29 जनवरी को छापेमारी में जो बीएमडब्ल्यू कार मिली थी, वह वहां क्यों और कैसे पहुंची थी, वह किसकी कार है। 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हुई है, प्रदीप वर्मा। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा के द्वारा एक प्रवेश पत्र आयोजित की गई एवं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार व पूर्ववर्ती केंद्र सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के विशेष तौर पर आर्थिक नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया एवं वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जारी श्वेत पत्र के विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। बता दें कि प्रदेश महामंत्री ने कहा कि वर्तमान का दशक काल विशेष तौर पर आर्थिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में देश के लिए प्रगति का समय रहा है। वहीं 2004 से 2014 तक केंद्र के कांग्रेस शासित कार्यकाल में हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है। यही घोटाले की बात की जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में देश में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कैश फॉर वोट लैंड स्कैम, शारदा चिट फंड घोटाले समेत कई बड़े बड़े घोटाले देश के सामने दिख रही हैं और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन होकर चुप्पी साधे रहे। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। प्रदेश के कई जिलों में 13 और 14 फरवरी को बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। राज्य समेत पूर्व राज्य के मौसम का मिजाज बदलेगा। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। 13 और 14 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण राज्य में एक बार फिर से बारिश के आसार दिख रही हैं। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं, जबकि 11 फरवरी से ही आसमान में बादल छाए रहे हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 12 फरवरी को राज्य के पश्चिमी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के अलावा मध्य में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में कहीं कहीं हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं बता दें कि शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 23.8, न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।